ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कल के जो लास्ट जो हमारी वीडियो थी काई स्क्वायर से रिलेटेड, उसी के हवाले से हम बात करेंगे। आपको एक असाइनमेंट दिया था, उसका एक क्वेश्चन ये था कि अ यूनिवर्सिटी हैज 156 टीचर्स। ठीक है जी, और 156 टीचर्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है इन डिफरेंट कैडर, वो किस तरह से दी हुई थी कि प्रोफेसर्स जो थे वो कितने थे? आप मुझे नंबर बताते जाइएगा आप लोग। प्रोफेसर कितने थे? 40। एसोसिएट्स 46। एसोसिएट प्रोफेसर्स 46। असिस्टेंट प्रोफेसर्स 51। उसके बाद लेक्चरर्स 10। और टीचिंग असिस्टेंट्स 9। ठीक है जी, टोटल बन रहा है हमारा 156 का डाटा। अच्छा, अब इसके अंदर जैसे आपको मालूम है कि हम जब काई स्क्वायर में हमेशा जो हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, अगर इक्वल एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकालनी है तो आपकी ऑब्जर्व वैल्यूज आ गई ना। उसके बाद जब आप एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं तो आप उसकी प्रोबेबिलिटी को चेक कर लेते हैं और प्रोबेबिलिटी के साथ काम करते हैं। एक मिनट रुकिएगा जरा। अच्छा, तो अब जो है, अगर हमारे पास जो ग्रुप्स हैं वो कितने हैं? 1 2 3 4 5 ग्रुप्स हैं अगर, तो हम क्या करेंगे कि हमारी जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हैं उनको डिवाइड करेंगे अपने ग्रुप्स के साथ। क्या आंसर आ रहा है भाई? 31.2। ठीक है, 31.2। तो आपके पास जो एक्सपेक्टेड आया, व्हेन वी आर हैविंग इक्वल एक्सपेक्टेशंस, यानी हर ग्रुप के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर आप इक्वल रख रहे हैं तो उसके लिए आपके पास 31.2 का जो है वो फिगर आया है। एंड दैट मेक्स अ टोटल ऑफ 156। ठीक है जी, अब इसके बाद फिर स्टेप 1 में क्या किया आप लोगों ने, बताते जाइएगा मुझको। ठीक है जी, इसकी जो सोल्यूशन है वो किस तरह से है कि सबसे पहले तो आपने एक्सपेक्टेड कैलकुलेट कर लिया। एक्सपेक्टेड कैलकुलेट करने के बाद आप क्या करेंगे? वेरिएबल को कंप्यूट करेंगे। नल हाइपोथेसिस पे डालते हैं ना मैडम, पहले नल हाइपोथेसिस। सॉरी, हाइपोथेसिस टेस्टिंग होगी। ठहर जाए। स्टेप 1 क्या है? हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है जी, एच नोट क्या निकला? एच नोट क्यों बनाया हम लिखेंगे ना कि नंबर ऑफ टीचर्स इज अ गुड फिट विद एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टीचर्स इक्वल टू स्टेप 1 और स्टेप 2 इक्वल्स हो जाएंगे। सारे 5 केसेस हम इक्वल कर रहे हैं ना इसमें। जी, तो आप क्या बोलेंगे कि ऑब्जर्व नंबर ऑफ टीचर्स एंड डेजिग्नेशंस एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व जो हैं वो एक दूसरे की इक्वल हैं। तो हम आसान तरीन जो आपकी जो बन सकती है हाइपोथेसिस, एक्सपेक्टेड इज इक्वल टू ऑब्जर्व। ठीक है जी, एच ऑल्टरनेटिव क्या बनाएंगे? हाँ जी, ऑल्टरनेटिव क्या होगा? नॉट इक्वल। एक्सपेक्टेड इज नॉट इक्वल टू। ठीक है जी, तो एक्सपेक्टेड इज नॉट इक्वल टू ऑब्जर्व। मैम मैंने इसमें लिखा था एच नॉट में कि नंबर ऑफ टीचर्स इज अ गुड फिट विद एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टीचर्स। ये भी सही होगा? हाँ ठीक होगा। अगर आप मतलब एक स्टेटमेंट में पॉजिटिव लिखना चाह रहे हो, तो इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन जो अगर मैथमेटिकल अगर उसमें लिखेंगे तो इज इक्वल टू का साइन आना चाहिए ना, तो उसके लिए हम इस तरह से लिख रहे हैं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये, आपने सही लिखा है। ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद फिर आप कंप्यूट करेंगे। ठीक है जी, तो कंप्यूट के लिए आपका फॉर्मूला क्या है? ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड, और इन सब की जितनी भी वैल्यूज हैं, जितने ग्रुप्स हैं, उन सब की समेशन करनी। ठीक है जी। अब उसके हवाले से, अब जाहिर सी बात है आप लोगों ने ये काम किया हुआ होगा। अब किया क्या है, हर एक का जैसे प्रोफेसर, सबसे पहले प्रोफेसर्स का लिया होगा, फिर एसोसिएट्स का लिया होगा। मुझको इनका जो टोटल कैलकुलेट आया ना, यानी इस पूरा फॉर्मूला को हल करने के बाद प्रोफेसर्स का कितनी वैल्यू आई, ये बता दीजिए। 52.25 2.48। ये 62 कौन बोल रहा है?
मैम 52.25 आ रहा है आंसर। आंसर आ रहा है टोटल का। वहां Total नहीं जा रहे का calculated बेटा, आएगा। टोटल समेशन वाला नहीं कह रही मैं, ये पूछ रही हूँ 2.84। ठीक है, तो मतलब प्रोफेसर्स के लिए आपके पास आ रहा है 2.48 ना, ये पूछ रही हूँ मैं, यही वैल्यू आई है सबकी जी 2.84 आ रही है मेरी तो। 2.48। देखिए मैं एक दफा अगर चाहें तो कैलकुलेट कर लें, लेकिन जो मैंने कैलकुलेशन की थी उसके हिसाब से और 2-3 दफा करके की थी 2.48 आ रहा है। आप अगर चाहें तो एक दफा और, अभी कैलकुलेटर होगा ना आपके पास, दोबारा से कैलकुलेट कर लीजिए, करके मुझे बताइएगा जब तक हम आगे चलते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर का टोटल कितना आया बेटा? 7.02। ठीक है, 7.02 प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर का 12.56। दोबारा बोलो। 12.56। ठीक है, 12.56। ठीक है, उसके बाद फिर लेक्चरर्स के लिए 14.40। ठीक है, फिर टीचिंग असिस्टेंट्स 15.79। ठीक है 15.79। टोटल क्या बना इसका? 52.25। यहाँ तक अगर आप, सॉरी ये आंसर है 52.19 आ रहा था मैडम। किसका आ रहा है 52.19? मैडम मेरा आया था। बेटा फिर आपको एक दफा क्रॉस चेक करना पड़ेगा, कितने लोगों का 52.25 आया है? 1 2 3 करके बता। मिस मेरा भी 52.25 है। बेटा देखो ज्यादातर लोगों का 52.25 आया है, तो आप एक दफा कैलकुलेट कर लो, ठीक है? मैडम वो पॉइंट्स की वैल्यू की वजह से थोड़ा सा ऐसा हो रहा है, आपने यहाँ 12.56 लिया तो वो कुछ हाँ, हमने क्योंकि टू डेसिमल प्लेसेस पे राउंड ऑफ कर दिया था, शायद इस वजह से भी प्रॉब्लम हो रही होगी आपको। जबकि हमने सेकंड लास्ट 14.4 लिया है, ये देखिए। तो 14.40 को तो 14.4 ही लेंगे ना बेटा, ठीक है? यहाँ तक बात, आगे चलें या आप कैलकुलेट कर रही हो? ठीक है मैडम, आगे चले, कोई मसला नहीं। चलो ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा भाई? मिस ये 5 -1 कर देंगे, 4 हो जाएगा। ठीक है जी, तो 5 - 1 विच इज इक्वल टू 4। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आया? 4। अल्फा की वैल्यू जैसे मैंने बताया, अगर कोई मेंशन नहीं कर रहा है तो अल्फा की वैल्यू 0.05 लेंगे, ठीक है जी। अब इसके बाद मुझे टेबल में देख के आप बताइए कि आपकी जो टेबुलेटेड क्रिटिकल रीजन की वैल्यू है वो कितनी आई है? 9.48। 9.488, ठीक है। तो आपकी काई स्क्वायर टेबुलेटेड जो है, या काई स्क्वायर अल्फा जो है, वो कितना आया है आपके पास? 9.488, ठीक है जी। अब इसके लिए अगर आप जो ग्राफ बनाओगी वो किस तरह से बनाओगी? अगर आप रखना चाह रही हो थोड़ा सा 0 2 4 6 8 10 12, ठीक है जी। आपके पास जो वैल्यू आई है वो 9.488 की आई है, जो लगभग इस जगह पर आ रही होगी। तो यहां से अगर आप अपना लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये आपका एक्सेप्टेंस रीजन हो जाएगा और ये आपका रिजेक्शन रीजन है। ठीक है जी। अब इसके बाद आप क्या करेंगे? नेक्स्ट जो आपका है कि कंपेयर करेंगे आप, ठीक है जी। तो जो कंपेयर कर रहे हैं आप, तो उसमें क्या आएगा आपके पास? ये आपकी फोर्थ स्टेप हो गया था। फिफ्थ स्टेप में आपने कंपेयर किया काई स्क्वायर अल्फा वर्सेस काई स्क्वायर कंप्यूटेड, ठीक है जी। अब आपके पास काई स्क्वायर अल्फा कितना है? 9.488, जो कि इस जगह पे बन रहा है 9.488, और वर्सेस 52.25,
ऑब्वियसली ये चीज वो लाई कहाँ कर रही है, रिजेक्शन रीजन में लाई कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि टीचर्स आर नॉट क्या कहते हैं अपॉइंटेड अकॉर्डिंग टू डेजिग्नेटेड क्राइटेरिया इन ईच कैडर। ठीक है, यानी आपके पास जो है एटलीस्ट जो है तमाम जो कैडर है उसमें तमाम टीचर्स एटलीस्ट बराबर की तादाद में होने चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। कुछ टीचर्स की तादाद जो कि 31.2 के अराउंड होनी चाहिए वो बहुत ज्यादा 50s में जा रही है, और कुछ जिनको 31.2 होना चाहिए वो 9 जैसे टीचिंग असिस्टेंट्स हैं वो कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो जो टीचर्स की जो अपॉइंटमेंट का क्राइटेरिया है, इट्स नॉट अ गुड फिट। इज दैट क्लियर? यस मैम। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? यही कंक्लूजन बनाया था आप लोगों ने? जी यही बनाया था। जी मिस। चलो अब तो आपकी मैडम इसको लिखेंगे किस तरह? ये जो एक्सक्यूज मी मैडम, जी बोलिए मैडम इसको इसकी स्टेटमेंट क्या होगी? भाई। जो सिंपल है, आपको अभी कुछ बताया नहीं है सिवाय देखो क्वेश्चन को देखना पड़ेगा ना। आपके पास जो क्वेश्चन था वो क्या था कि यूनिवर्सिटी हैज 156 टीचर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देम इन डिफरेंट कैडर इज बिलो, कंप्यूट वेदर द नंबर ऑफ टीचर इज अ गुड फिट और नॉट। यही बोला था। तो आप सिंपली लिखेंगे कि द नंबर ऑफ वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, दैट मींस द टीचर अपॉइंटमेंट ऑफ द टीचर इज नॉट अ गुड फिट अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया। मिस मैं बताऊं मैंने क्या लिखा था? हाँ बताइए। मैंने लिखा since the calculated value of chi square does not fall in acceptance, therefore we reject h naught. ये भी सही, लेकिन आपने कंक्लूजन भी तो करना है ना। जो सवाल पूछा गया है ना, उस सवाल को पढ़ के उसमें से आंसर भी मेंशन करना होगा ना आपको, कि भाई आप एटलीस्ट कंक्लूड तो करो ना कि जो मतलब जो सवाल था उसका आंसर क्या बना। इतनी पूरी मेहनत करी है, उसके बाद जो है आप अगर आप जो है उसका आंसर नहीं बताओगे तो फिर तो मसला हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये चीज आपको मैडम इस पे भी नंबर कटेंगे अगर कंक्लूजन सही नहीं होता, अगर रिजल्ट हमने पूरा बना भी लिया तो फिर देखो ना, अगर आपको देखो 6 स्टेप्स का अगर क्वेश्चन है तो हर स्टेप के मार्क्स होंगे। अगर आपने एक स्टेप ठीक किया उसके मार्क्स मिलेंगे, जो स्टेप गलत किया उसके मार्क्स कटेंगे ना। ऐसा तो होता है। बस इसमें हमें उनको कंपैरिजन को सही लिखना है ना। जैसे मैंने ये बनाया द चांस ऑफ नंबर ऑफ टीचर्स इज नॉट इक्वल विद द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टीचर्स, यानी कि बैड फिट है। हाँ ये भी सही। मैं बताऊं अपना? बोलो। The chance of teachers having designations is not equal and not all designations can be filled by equal number of teachers. So H naught is rejected. Bad fit as x square c is greater than x square alpha. ठीक है, ये भी सही है ना? हाँ, मतलब देखो मैं ये नहीं कह रही कि आपने एग्जैक्ट वर्ड्स जो मैंने लिखा है उसको कॉपी करोगे, मिलता जुलता ऐसा हो कि जो क्वेश्चन है वो आंसर हो जाए। अगर मुझे लगता है कि जी जो सामने जो मैंने ऊपर क्वेश्चन दिया था वो आंसर हो रहा है तो दैट्स फाइन, आप अपने अल्फाज में कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात सही है जी ओके। अच्छा, अब मैं एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ। अब यही टेस्ट अगर हम SPSS पे करते हैं तो किस तरह से करेंगे? ठीक है, अच्छा इसके लिए हमने क्या किया है कि पहले हम वेरिएबल व्यू में जाते हैं। क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक हमारा सवाल क्या था कि जी डेजिग्नेशंस के हवाले से था, नंबर ऑफ टीचर्स के हवाले से, फर्दर कोई डिटेल गिवन नहीं थी। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ डेजिग्नेशन का एक ये बनाया, क्या कहना चाहिए आपको, वेरिएबल बनाया। ठीक है जी, इसके अंदर वैल्यूज जो हैं वो इस तरह से डाल दी। इसके अंदर टीचिंग असिस्टेंट भी तो थे, कहाँ गए वो? एक मिनट है, एक ये कुछ गड़बड़ लग रही है, एक मिनट। हाँ ये वाला है, सॉरी मैं गलत वाले पे चली गई। कैडर, डेजिग्नेशन वाला नहीं है, कैडर वाला है। ठीक है जी, अब इसमें क्या है कि ये देखिए आपके पास पांच ग्रुप्स आ गए जो कि हमने अभी किए हैं, और इनके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं उसके हवाले से भी देख लें। प्रोफेसर्स आ गए हैं, फिर उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, फिर लेक्चरर्स हैं और फिर टीचिंग असिस्टेंट्स। यहाँ तक बात क्लियर है?
ठीक है जी। अब ये टेस्ट रन करना है मुझको विद इक्वल नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यूज के साथ, ठीक है जी। सिंपली क्या करेंगे, ये चीज अब गौर से नोट कीजिएगा, वी विल गो टू एनालाइज, उसके बाद हम सीधे सीधे चले जाएंगे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के ऊपर, ठीक है जी। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट पे जाने के बाद आप जाएंगे लेगेसी डायलॉग्स। लेगेसी डायलॉग्स में अगर आप देखें तो यहाँ पे chi स्क्वायर लिखा हुआ है, आप इसको क्लिक करेंगे, ठीक है जी। आप जैसे मैंने कहा कैडर में हमने 5 डेजिग्नेशंस डाले थे, हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ऑप्शंस में जाके डिस्क्रिप्टिव डाल देंगे क्योंकि हमें डिस्क्रिप्टिव चाहिए होगा इसका, और सिंपली इतना करके समझ में आ गया क्या किया मैंने, उठा के वेरिएबल को उठा के जो है यहाँ जो ओरिजिनल वेरिएबल्स की जो लिस्ट है वहां से उठा के टेस्ट वेरिएबल की लिस्ट में डाला, ठीक है। ऑप्शन पे जाके डिस्क्रिप्टिव क्लिक किया, कंटिन्यू किया और ओके कर दिया। ये आउटपुट विंडो आ गई, ठीक है जी। डिस्क्रिप्टिव डालने का फायदा सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आपको जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं वो पता चल जाएंगे कि आपका जो डाटा है वो इक्वल है कि नहीं है। यहाँ पे आने के बाद अब आप इस टेबल को देखिए, अपने टेबल से टैली कीजिए, प्रोफेसर 40, एक्सपेक्टेड 31.2। अगर यहाँ पे ये आ रहा है तो उसका मतलब क्या है कि आपने जो कैलकुलेशन की थी वो बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्मूले के तहत की थी, और इसमें भी आपके पास जो इक्वल एक्सपेक्टेड आ रहे हैं वो सारे के सारे 31.2 है, ठीक है। आपके पास भी यही थे, नंबर टैली कर लीजिए, आपके पास 40, 46, 51, 10 और 9 था। फॉर्मूला अप्लाई हुआ, फॉर्मूला अप्लाई होने के बाद जो chi स्क्वायर वैल्यू निकल के आई है वो एग्जैक्टली वही है। अगर आप देख लो आपकी वैल्यू के मुताबिक है या नहीं, ठीक है। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है, ठीक है। जो अच्छा डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 4 है, हमने भी 4 पे निकाला था। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि इन्होंने एग्जैक्ट आपको जो है वो कैलकुलेट करके दिए सिग्निफिकेंट वैल्यू, ठीक है जी। तो ये 000 तो बन गई है वैल्यू, अब 000 के साथ 1 ही होगा कहीं, तो यानी इसका मतलब क्या है, क्योंकि वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है, 52.25 बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू होती है और chi स्क्वायर से बहुत ज्यादा डेविएट की हुई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी क्या कहना चाहिए, जो डेविएशन है या जो गुडनेस ऑफ फिट है वो पुअर फिट है, और ये chi स्क्वायर जो है वो हाईली सिग्निफिकेंट डिफरेंस रखता है बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व्ड। क्लियर है ये बात गर्ल्स? मैडम रिपीट कर दें। Yes, ma'am. क्या चीज रिपीट करनी बेटा? यही जो आप कह रही है। देखो जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है ना, वो हमारे पास हमने क्या रखा था कि हमने 0.05 के ऊपर रखी थी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है जी। आपकी वैल्यू चूंकि बहुत बाहर की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जाहिर सी बात है ये इसको फिर मैं आपको ठहरो, एक चीज और है उससे मैं समझाती हूँ, 2 मिनट रुकिएगा जरा, मुझे एक फाइल खोल लूं फिर मैं बताती हूँ आपको। देखिए भाई, ये पिक्चर दिख रही है सबको? अच्छा, अब अगर आप ये देखो कि जो chi स्क्वायर टेबल है जो मैंने आपको सेंड भी किया था, इसमें अगर आप देखो तो हम 4 की वैल्यू देख रहे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, और उसके ऊपर आप देखें कि जब हम 0.05 पे जाते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 9.488 की, ठीक है। उसके बाद अगर आप जाते हैं 0.025 पे तो 11.143, 0.01 पे जा रहे हैं तो 13.277, और 0.005 पे जा रहे हैं तो 14.86 वैल्यू आ रही है। यानी chi स्क्वायर की अगर यहाँ तक वैल्यू आती है तो आपकी जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होगा वो हाईली मतलब 0.005 तक चला जाएगा। अब हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, 52.25। जब हमारे पास वैल्यू आ रही है 52.25, तो ऑब्वियसली ये और आगे की तरफ अगर इस टेबल को आप एक्सटेंड करते जाएं तो जो जीरोस हैं उनकी तादाद बढ़ती चली जाएगी, ऐसे ही है।
यस मिस। ठीक है जी। तो उसके हिसाब से अगर आप फिर देखें आपकी जो कहाँ गया आउटपुट विंडो, ये रहा। इसमें अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे इन्होंने यही चीज शो की है कि 30 तक तो बताया है। तो ये 30 अगर आ रहे हैं ना कहीं पे भी काय स्क्वायर में, जब हम इसको 30 कहते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो डिफरेंस है वो हाईली सिग्निफिकेंट है एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व के दरमियान। ठीक है, ये बात समझ में आई? हैंड रेज कर दें अगर माइक ऑन नहीं हो रहा तो। क्लियर? अब आगे चलें। मैम हाईली सिग्निफिकेंट का मतलब ये है कि ये बैड फिट है। जी देखें, यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर आप फिट्स की बात करें, गुडनेस ऑफ फिट का एक मामला है ना, तो गुडनेस ऑफ फिट के हवाले से जब भी बात करते हैं तो जितना नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी वो उतना गुड फिट कहलाएगा। जितना जो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी और वैल्यू जितनी दूर जाती जाएगी उतना बैड फिट होता चला जाएगा। यानी अगर से फॉर एग्जांपल मैं ये कह रही हूँ कि एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व्ड के दरमियान में जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, सिग्निफिकेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसके हवाले से बात हो रही। यानी यूं समझ लें कि जो एक नॉर्मल आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए थी वो आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। आसान अल्फाज में यही कहा जा सकता है। ये बात क्लियर हुई?